लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का शंखनाद राजस्थान में हो चुका है। राजस्थान में 16वीं विधानसभा के गठन को लेकर प्रदेशवासी 25 नवंबर को मतदान करेंगे, जिसका परिणाम 3 दिसंबर को आएगा। जनादेश जिसके साथ होगा, उसी राजनीतिक दल की सरकार बनेगी। प्रदेश की जनता अपनी समस्याओं और मुद्दों को लेकर 25 नवंबर को अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेगी। डीडी राजस्थान पर प्रसारित होने जा रहे जनादेश 2023 में हम बात करेंगे प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र की और जानेंगे वहां की जनता से उनकी समस्याएं और विस्तार से चर्चा करेंगे राजनीतिक विश्लेषकों से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास सोनी। जनादेश 2023 की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे शेखावाटी के विधानसभा क्षेत्रों की, जिनमें सीकर, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, धोद, दातारामगढ़, खंडेला, नीमका थाना और श्रीमाधोपुर शामिल है। इन क्षेत्रों के मुद्दों और राजनीतिक समीकरणों पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अवधेश आकोदिया जी। इससे पहले चर्चा को शुरू करें, आइए देखते हैं शेखावाटी के विधानसभा क्षेत्रों की ये खास रिपोर्ट। जनादेश में आज चर्चा करेंगे फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, धोद, सीकर, दांतारामगढ़, खंडेला, नीमका थाना और श्री माधोपुर की। सबसे पहले बात करते हैं फतेहपुर सीट की, जिसमें कुल 2,51,805 मतदाता हैं। इनमें 1,31,507 पुरुष और 1,20,295 महिला मतदाता और 3 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। 2018 में फतेहपुर से कांग्रेस के हाकम अली ने भारतीय जनता पार्टी की सुनीता जाखड़ को 800 से अधिक वोटों से हराया था। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 2,76,658 है, जिनमें 1,42,390 पुरुष और 1,34,268 महिला वोटर हैं। इस सीट पर भाजपा ने सुभाष महरिया और कांग्रेस ने गोविंद डोटासरा को प्रत्याशी बनाया है। पिछले चुनाव में गोविंद डोटासरा ने भाजपा के दिनेश जोशी को 22,000 से अधिक वोटों से हराया था। धोद विधानसभा सीट एससी आरक्षित सीट है। इसमें कुल मतदाता 2,76,140 हैं, जिनमें 1,43,150 पुरुष और 1,32,988 महिला वोटर हैं। यहाँ 2 ट्रांसजेंडर मतदाता भी हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस के परसराम मोरदिया ने सीपीएम प्रत्याशी पेमाराम को 14,000 से अधिक वोटों से हराया था। सीकर विधानसभा सीट में कुल मतदाता 2,87,532 हैं, जिनमें 1,50,770 पुरुष और 1,36,754 महिला वोटर हैं। यहाँ 8 ट्रांसजेंडर मतदाता भी हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र पारीक ने भाजपा के रतनलाल जलधारी को 15,000 से अधिक वोटों से हराया था। इस सीट पर कांग्रेस ने राजेंद्र पारीक को फिर से टिकट दिया है। दांतारामगढ़ में 2,86,688 मतदाता हैं। इनमें 1,49,178 पुरुष और 1,37,507 महिला मतदाता हैं। यहाँ 3 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। पिछले चुनाव में यहाँ कांग्रेस के वीरेंद्र सिंह ने भाजपा के हरीश चंद्र कुमावत को 900 से अधिक वोटों से हराया था। खंडेला में 2,64,018 मतदाता हैं, जिनमें 1,38,769 पुरुष और 1,25,249 महिला मतदाता हैं। पिछले चुनावों की बात करें तो यहां से महादेव सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और उन्होंने भाजपा के बंशीधर बाजिया को 4,000 मतों से हराया था। कांग्रेस के सुभाष मील तीसरे स्थान पर रहे थे। नीमका थाना विधानसभा सीट में 2,69,155 मतदाता हैं। 1,42,938 पुरुष और 1,26,220 महिला मतदाता हैं। 3 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं।
पिछले चुनाव में कांग्रेस के सुरेश मोदी ने भाजपा के प्रेम सिंह बाजौर को 12,000 से अधिक वोटों से हराया था। श्री माधोपुर विधानसभा सीट में कुल मतदाता 2,76,465 हैं, जिसमें 1,46,363 पुरुष और 1,30,102 महिला मतदाता हैं। भाजपा के झाबर सिंह खर्रा को 2018 में हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह ने खर्रा को 11,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। सीकर विधानसभा क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा सीवरेज का है। शहर में गंदे पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। इसके साथ पेयजल की समस्या भी बड़ा मुद्दा है। नीम का थाना खंडेला, श्री माधोपुर, दांता, रामगढ़ और धोद डार्क जोन में आता है। क्षेत्र में पेयजल की समस्या कई वर्षों से चली आ रही है। इस बार चुनाव में कुंभाराम परियोजना लाना क्षेत्र के लोगों की मांग है। वहीं खंडेला का गोटा उद्योग काफी प्रसिद्ध रहा है, लेकिन अनदेखी के चलते इस उद्योग से जुड़े लोगों के रोजगार पर असर पड़ रहा है। सीकर में 4 लेन पुलिया की मांग लंबे समय से की जा रही है। नीम का थाना क्षेत्र के अवैध खनन को लेकर क्षेत्रवासियों में नाराजगी है। महिलाओं के लिए भाई घर के हिसाब से सिलेंडर सस्ते होने चाहिए, और कड़ी मोहल्लों में जैसे अब हम निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे भीड़ भाड़ में निकलते हैं तो पानी की जो नाली होती है वो भी सही नहीं रहती है और परेशानी उठानी पड़ती है। बच्चों को लेके जाते हैं तो रात को लड़कियां जब कोचिंग से वापस आती है तो उन्हें थोड़ी सी प्रोटेक्शन चाहिए, जैसे कि महिला पुलिस होनी चाहिए यहाँ पर। और हमारे जब कोचिंग से हम आते हैं तो बीच रास्ते में बहुत ट्रैफिक होता है, एक तरफ से दूसरी गाड़ियाँ होती है और बच्चे भी जा रहे होते हैं। वहाँ पे प्रोटेक्शन का और ज़्यादा ज़रूरत है। बाई चांस कभी कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट वगैरह, तो वहाँ पे ट्रैफिक के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ होना चाहिए। और जैसे कि कुछ गांव है जहाँ पर एजुकेशन का कुछ नहीं है, तो वहाँ पे भी एजुकेशन का एस्टेब्लिश करना ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। हाँ, मैं यहाँ सीकर में 17 साल से रह रही हूँ। यहाँ पे कोई ज़्यादा विकास नहीं हो रहा है। गंदा पानी ज़्यादा रहता है, कचरे का ढेर रहता है, बारिश में भी पानी की सुविधा नहीं है। तो मतलब वो किसानों को कर्जो जो माफ़ करा, वो किसानों को कर्जो माफ़ को नहीं हो। 10 दिन बोला 10 दिन में ही माफ़ कर दे, जो 10 दिन में तो आज 5 साल होगा को नहीं हो। बिजली का बिल बोले माफ़ कर दे, जो माफ़ कटे मारे तो भाई 1500 में चालता चालता अब 5,000 के कहना पूछेगा। 5,000 को बिल आवा है हर महीने। पानी की कमी आ रही है, सड़क की समस्या भी है। सड़क कई जगह तो बना दी है और कई जगह जो बनाई को नहीं। आपका आदमियों के लिए तो बनाई दी, औरों के लिए बनी को नहीं। जो गरीबान तो कोई फायदा हो को नहीं। तो जाट बाज़ार में सबसे मेन समस्या मुझे देखने को ये मिली कि यहाँ महिलाओं के लिए कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जिससे महिलाएं या गर्भवती महिलाएं, बालिकाएं जो आए दिन परेशानी का सबब बन जाती हैं उनके लिए। तो ये प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है कि इतना बड़ा मार्केट होके वहाँ सुलभ शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये हमारे लिए, सीकर के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है महिलाओं को लेकर। और दूसरी चीज़ है, यहाँ जैसे ये एजुकेशन का हब बना हुआ है सीकर। यहाँ पे मतलब बाहर दूर देश के दूर के बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं और बालिकाएं भी काफ़ी संख्या में यहाँ पढ़ने को आती हैं। तो उनकी सुरक्षा को लेकर विशेष कोई यहाँ पे कदम नहीं उठाए गए हैं। जैसे बालिका रोज़ आए दिन सड़क पे छेड़छाड़ की घटनाएं होती रहती हैं, या जैसे सुसाइड की जो घटनाएं होती रहती हैं। तो ये हमारे सीकर के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। तो यहाँ नवलगढ़ पुलिया सबसे बड़ी ज्वलन समस्या थी। पूरे शहर का ट्रैफिक उसके ऊपर था, वह पूरा नहीं हुआ। पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो अलग अलग गांव हैं वो कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के अधीन उसमें पानी आना था, उसकी केवल घोषणाएं करते रहे, अभी तक क्रियान्वयन नहीं किया गया। सीकर शहर में सीवरेज की सबसे बड़ी समस्या थी। नवलगढ़ रोड का नवीनीकरण करने के नाम पे अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ है। इसी तरीके से व्यापारी वर्ग और किसान वर्ग की जो घोषणाएं की गई थी उसमें भी कुछ क्रियान्वयन नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि आगामी जो भी यहाँ का विधायक चुना जाए
वो इन सब परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए आगामी परियोजनाओं को विस्तार पे उस पर क्रियान्वयन करे। सीवरेज के चैम्बर डाल दिए, लेकिन चैम्बर जो वो रोड से 1 फीट की ऊपर की ऊंचाई तक निकले हुए हैं, जो एक हादसों की तरफ इशारा कर रहे हैं। जबकि नियमानुसार ये होता है कि सीवरेज लाइन पड़ने के बाद अगर कोई भी रोड की टूट फूट हुई है तो उसकी तुरंत मरम्मत की जानी चाहिए और चैम्बर जो है वो रोड के लेवल में रहने चाहिए। दूसरा ये है कि यहाँ बहुत सारी गलियाँ ऐसी हैं जहाँ जो सही रोड बनी हुई थी उसको तोड़ फोड़ दिया गया, ना तो मरम्मत की गई, और बहुत सारी रोड ऐसी है, सीसी रोड जो पीछे दिख रही है, इस सीसी रोड का निर्माण 1.5 साल पूर्व किया गया, जो कि अभी वारंटी पीरियड में है। ठेकेदार की वारंटी पीरियड रहती है 5 साल का, और 1.5 साल में इसको तोड़ के और क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। देखिए, संभाग बनने से निश्चित तौर पे सीकर जिले की जनता में खुशी की लहर है। बहुत से कार्य जो राजधानी में जाके उनको करने होते थे वो आज जिला स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। अब शहर और गांव के विकास के लिए एक समन्वित नीति बना के संभाग स्तर पर स्थापित अधिकारियों को जनता से समन्वय करते हुए आगे के लिए समस्त जो जिले के कार्य है, चाहे वो जन समस्याओं के हो, जन विकास के हो, जिले की अग्रणी बनाने के लिए भविष्यगामी योजनाएं हों, ताल से ताल मिलाकर और जनता को भी अपना अधिकारियों को सहयोग देकर संभाग स्तर को वर्चस्व स्थापित करने के लिए न केवल सीकर जिले का बल्कि पूरे संभाग का राज्य के अंदर वर्चस्व स्थापित करने के लिए बहुत ही सकारात्मक रूप से प्रयास करने होंगे। निश्चित तौर पे जिले को और पूरे के पूरे संभाग को एक अलग आयाम मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो किसानों की समस्या के साथ साथ में सीकर के अंदर युवा लोगों के साथ में जहाँ कोचिंगों का हब है सीकर शहर में, एजुकेशन जो शिक्षा के क्षेत्र में उगरता हुआ शहर माना जा रहा है, तो उसके अंदर आजकल जो ये भ्रष्टाचार जो चल रहा है राजस्थान के अंदर, उसको देखते हुए लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश भी यहाँ रहता है। तो इस प्रकार से जो अब आज के इस चुनाव के अंदर हम देखेंगे कि युवाओं के साथ में, बुजुर्गों के साथ में और जो किसानों के साथ में जो प्रभावी रूप से कार्य कर पाएंगे, उन्हीं के साथ अब इस प्रकार के यहाँ जो सीकर की जनता है वो अपना बहुमत कर पाएंगी। सीकर से सुनील पारमाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ जयपुर। शेखावटी के विधानसभा क्षेत्रों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अवधेश आकोदिया जी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सर, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, विकास जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि सीकर जो है, जो सीकर का अस्तित्व है, वो राजस्थान के लिहाज से कितना कुछ महत्वपूर्ण है? देखिए, सीकर जो जिला है वो बहुत महत्वपूर्ण जिला है कई मायनों में। जी, सीकर जयपुर से बहुत ज़्यादा, जो राजधानी है अपने राजस्थान की, उससे बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है, लेकिन उसकी एक अलग पहचान है पूरी। सीकर जिले से काफ़ी बड़ी संख्या में सैनिक जाते हैं देश की सेना में और देश की रक्षा करने के लिए कई शहीद भी वहाँ के सैनिक हुए हैं। तो इस क्षेत्र में एक तो बहुत बड़ा नाम है। गांव तो ऐसे हैं जो मतलब इन्हीं के नाम से जाना जाता है। हाँ, इन्हीं के नाम से जाते हैं। कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर लगभग हर परिवार से कोई किसी न किसी पीढ़ी का एक व्यक्ति सेना में रहा है, और कईयों की 3-3, 4-4 पीढ़ी हो गई हैं जो सेना में वहाँ पर रहे हैं। तो एक तो इसलिए सीकर बहुत विशेष स्थान रखता है राजस्थान में कि सेना के क्षेत्र में वहाँ के लोगों की बहुत रुचि है। न सिर्फ रुचि है, सेना में जाने का एक जुनून उनके मन के अंदर है। देश के लिए प्राण न्योछावर। हाँ, कि देश की रक्षा करने के लिए सेना में जाना चाहिए। देश की रक्षा के लिए यदि नौबत आ जाए अपने प्राण न्योछावर करने की, तो प्राण भी न्योछावर करने चाहिए। दूसरा, एक हाल फिलहाल के सालों में जो वहाँ पर एक नया हुआ है, वो एक नया शिक्षा के क्षेत्र में, खासतौर पर कोचिंग के क्षेत्र में एक नए हब के तौर पर विकसित हुआ है। और जो पहले ये माना जाता था कि कोटा ही सिरमौर है पूरे देश में, तो सीकर एक बड़ा केंद्र बन के उभरा है। और जो वहाँ पर कोचिंग संस्थान है उनका न केवल राजस्थान में बल्कि देश में भी अब नाम होने लगा है। और सिर्फ राजस्थान से नहीं, देश के बाकी राज्यों से भी, राजस्थान के लगभग सभी जिलों से जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो बच्चे वहाँ पर तैयारी करने के लिए जाते हैं। इसके अलावा राजनीति के क्षेत्र में भी, क्योंकि अभी चुनाव की चर्चा अपन कर रहे हैं, तो राजनीति के क्षेत्र में भी सीकर का बड़ा महत्व है, वर्चस्व बढ़ गया है। हाँ, बढ़ गया है, और पहले के चुनावों में भी रहा है। वहां से कई नेता ऐसे निकले हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। बिल्कुल। और जैसे आप जानते हैं भैरव सिंह शेखावत, वो खुद उस जिले में जन्मे थे, सीकर जिले में ही उनका जन्म हुआ था। खचरियावास जो गाँव आता है वो सीकर जिले में आता है।
तो एक राजस्थान से सबसे जो अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति है उनसे पहले वो उस पद तक जो हमारे पहुंचने राष्ट्रपति वाले रही है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वो भी लोसल उनका भी संबंध सीकर जिले से है। तो एक बड़ा राजनीति के क्षेत्र में उद्योगपति भी सीकर से, हाँ उद्योगपति पूरा शेखावाटी आप गिन लें तो वहां से निकलते हैं। सीकर जिले का भी उसमें अपना एक योगदान है। तो एक विशेष पहचान राजस्थान की राजधानी जयपुर से पास में होती हुई भी एक अलग पहचान सीकर रखता है। फिलहाल सीकर और उसके आसपास के विधानसभा क्षेत्रों की जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। जब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने वहाँ पर रिपोर्टिंग करी और वहाँ की जनता से सवाल जवाब किए, तब एक सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आया, वहाँ पे पेयजल की समस्या है। एक तरफ हम बात करते हैं सीकर का इतना वर्चस्व है, इतना अस्तित्व है, जिसकी वजह से पूरे राजस्थान का भी अस्तित्व कहीं ना कहीं है, तो वहाँ पे आज़ादी के इतने सालों बाद भी पेयजल की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। बिल्कुल देखिए, और जैसा मैंने आपको बताया तो सीकर पीने के पानी की अगर व्यवस्था नहीं है तो फिर और व्यवस्थाओं की कल्पना। जैसा मैंने आपको पहले बताया सीकर जिले की क्यों इतनी विशेष पहचान है, तो उसमें एक पहचान ये भी है कि जो साक्षरता की दर है उसमें जो अगली पंक्ति की जो जिले हैं उनमें सीकर जिला शामिल है। तो आप पहले से शिक्षित हैं, राजनीति में भी आपका बराबर दखल है, आपका नया कोचिंग हब बन गया है, आपका उद्योगपति भी आपके यहाँ से निकलते हैं। तो वहां पर यदि बुनियादी जो सुविधा है पेयजल की वो भी नहीं होती है तो ये बहुत चिंता का विषय है। लेकिन जो वहां पर एक तो उतनी बारिश नहीं होती है जितना आमतौर पर राजस्थान के अन्य जिलों में होती है। हालांकि पूरे राजस्थान में पेयजल की समस्या रहती है वैसे तो, लेकिन सीकर जिले में इसलिए ज़्यादा है कि वहाँ पर जो डार्क जोन में जो ब्लॉक्स होते हैं उनकी संख्या वहाँ पर ज़्यादा है। तो जो भूमिगत जल है जिसको अपन ग्राउंड वाटर बोलते हैं, जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत नीचे जा चुका है। अब जब तक वो रिचार्ज नहीं होगा तब तक ग्राउंड वाटर का लेवल ऊपर नहीं आएगा। अब या तो आप कहीं से लिफ्ट करके वहाँ पर पानी पहुँचाए, जैसे जयपुर में आ रहा है जैसे पानी। कुंभाराम जो नहर है इंदिरा गांधी की जो है, उसको लेकर भी लगातार कोशिश करी जा रही है कि आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र है वहां तक वो कुंभाराम नहर का विस्तार किया जाए, ताकि कम से कम खेती तो खैर मुद्दा ही, उससे पहले पेयजल की जो समस्या है उसका समाधान हो सके। बिल्कुल, देखो पहली सिंचाई का पानी तो होना ही चाहिए, लेकिन पहली प्राथमिकता पेयजल होनी चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था। ये तो मूलभूत आवश्यकता है। बिना हवा और पानी के आदमी जीवित नहीं रह सकता है, तो ये तो मूलभूत आवश्यकता है। तो जो वो आप कुंभाराम लिफ्ट परियोजना की बात कर रहे हैं वो बहुत सालों से लंबित एक मांग है जी। अब उसके पूरे नहीं होने, उसमें विलंब होने के कई सारे कारण हैं, उन पे कभी बाद में चर्चा की जा सकती है विस्तार से, लेकिन वो पूरी होनी चाहिए। लोगों की मांग भी ये है, जो नीति नियंताएं अपने यहाँ उनकी मंशा भी रहती है, लेकिन कई सारी चीजें होती हैं, दिक्कतें होती हैं जिससे चीजें अटक जाती हैं। वो वहां पर आ जाती है तो उससे दो चीजें बिल्कुल हो सकती हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, वहां के जनप्रतिनिधियों को इस बारे में तो बड़ी गंभीरता के साथ, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि पीने का पानी तो मिलना ही चाहिए, ये तो हमारा मूलभूत अधिकार है। बिल्कुल मिलना चाहिए। और इतने आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी जब हम अमृतकाल मना रहे हैं, ऐसे समय पर भी यदि जो मूलभूत आवश्यकता है पेयजल जैसी, उस समस्या पर चुनाव होंगे, जो भी प्रत्याशी हैं वो वोट मांगने जाएंगे, जनता उसके आधार पर मतदान करेगी, तो ये बहुत चिंताजनक और दुर्भाग्य की बात है। लेकिन हकीकत जो है जैसा आपने बताया वैसी ही है, पेयजल की समस्या वहाँ पर है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि बारिश उतनी नहीं होती है और जो भूमिगत जल है उसका लेवल बहुत नीचे चला गया। दूसरी जो बात करी वहाँ की जनता ने हमें बताया कि सीवरेज की समस्या बहुत बड़ी है वहाँ पे। बिल्कुल, सीवरेज की समस्या खास तौर पर सीकर जो शहर है उसी की बात करें, और सीकर शहर का जो मुख्य मार्ग है जी, आप बारिश हो जाए यदि आधा घंटा 2 इंच बरसात भी वहां पर हो जाती है तो इतना पानी वहां पर भर जा सकता है। है नहीं प्रॉपर, बिल्कुल वो ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल तरह से वहां पर कोलैप्स कर चुका है। और अभी आपने देखा होगा इसी बारिश के सीजन में एक कोचिंग करने वहां पर एक स्टूडेंट आया हुआ था, तो वो गड्ढे में गिर गया था, गड्ढे में गिर गया, उसकी मृत्यु हो गई वहां पर। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? इससे बड़ी विडंबना हो नहीं सकती है। और उसका अब जिस तरह का मैं भी सीकर गया था 15-20 दिन पहले, तो पता चला कि उसका प्रोजेक्ट तो बन गया है, उस पर काम भी चल रहा है, वो शायद उसी का काम चल रहा था, उसी के गड्ढे में वो गिरा था। तो पहली बात तो यदि आपको काम करना था तो ये सब मौसम तो आपको देखने चाहिए, बारिश का मौसम है जी, आप कोई गड्ढा खोदेंगे तो उसमें पानी भर सकता है, वहाँ पर प्रॉपर आपको चेतावनी लगानी चाहिए थी। तो किसी के एक तो आपका प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, अब आप कोई काम कर रहे हैं उसमें किसी व्यक्ति की जान चली जाए
तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता है। फिर दूसरी वहाँ की पार्किंग व्यवस्था है, ट्रैफिक सिस्टम है, इसको लेकर भी वहाँ की जनता ने अपनी समस्याएं बताई कि वहाँ पे इन तरह की भी कोई व्यवस्थित व्यवस्था नहीं है एक तरीके से। देखिए, सीकर जो शहर है, क्योंकि ये खासतौर पर शहर की एक समस्या है जी, तो सीकर जो शहर है वो तेजी से बढ़ रहा है जी। अभी, क्योंकि कोचिंग अब भी बन गया है, तो बाहर के काफ़ी विद्यार्थी आ गए हैं, तो उनके परिजन आते हैं, तो जो वाहनों की जो संख्या है, वाहनों की जो आवाजाही है वो काफ़ी वहाँ पर बढ़ गई है। तो उसको देखते हुए, क्योंकि जो पार्किंग की समस्या होती है या जो ट्रैफिक की जो व्यवस्था होती है वो प्रॉपर प्लानिंग से होनी चाहिए। और प्लानिंग ऐसे नहीं कि आपने आज का देख के कर दिया। आने वाले सालों में, आने वाले 10 सालों में कितने वाहनों की संख्या बढ़ेगी, उसके हिसाब से योजना बननी चाहिए। समय काल परिस्थितियों के अनुसार उसके हिसाब से योजना होना चाहिए, और उसमें क्रियान्वयन होना चाहिए। तो वो मेरे हिसाब से नहीं हुआ है, क्योंकि अचानक से तो गाड़ियां बढ़ी नहीं है। जैसे जैसे लोग बढ़े हैं, जो आने वाले लोग बढ़े हैं, कोचिंग अब बना है तो विद्यार्थी भी आ रहे हैं, उनके परिजन भी आ रहे हैं, तो वाहनों की संख्या बढ़ी है। इसके अलावा क्योंकि आजकल सड़कें इतनी अच्छी हो गई हैं और सीकर कई बाकी और जिलों को कनेक्ट करता है, तो वो लोग भी जाते हैं, वहाँ पर भी जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। जो ट्रक जाते हैं सामान से लदे हुए, उनकी संख्या भी बढ़ी है। तो उसको देखते हुए आपको पूरा जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो करना चाहिए, और खास तौर पर जब इतनी गाड़ियां हो गई हैं तो पार्किंग की आपकी व्यवस्था प्रॉपर ढंग से करनी चाहिए। सड़कों का आपने जिक्र किया, सड़कों की एक आम समस्या हो गई है। सीकर और सीकर के आसपास की जो जनता है, जो विधानसभा क्षेत्रों में रहते हैं, उनका भी यही कहना है कि सड़कें टूटी फूटी रहती हैं, उनका समय पे पेचिंग वर्क नहीं होता। देखिए, जब सड़कें ही अगर टूटी फूटी रहेगी तो कनेक्टिविटी कैसे होगी? बिल्कुल, क्योंकि अब ये पहले का युग तो रहा नहीं है जी। बहुत पूरा जो जीवन है अपना वो तेज हो गया, फास्ट हो गया, तेज रफ्तार के साथ हर चीज में अपन जाते हैं। 5G आ गया है, तो उसके साथ उसी तरह से आपको सारी चीजें चाहिए होती हैं। यदि आप उसी तरह से सारी चीजें नहीं करेंगे तो जो पूरी दौड़ है विकास की, उसमें आप पिछड़ते जाएंगे। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये तो मूलभूत आवश्यकता है, सड़क, बिजली, पानी, ये तो उनका भी आपको पता है कि जब बारिश होगी तो बारिश, और जो डामर की सड़क अपने यहाँ बनती है ज़्यादातर, तो डामर की सड़कें उसमें अक्सर टूटती हैं, क्योंकि डामर का और पानी का बिल्कुल दुश्मनी का मेल है। दुश्मनी का ही। तो पानी कहीं पर भरेगा तो आपको, पहली बात तो यदि कहीं आप नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं कोई रोड का, सड़क का, तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पर कोई पानी का ठहराव नहीं हो एक जगह, क्योंकि ठहराव होगा फिर उस पे से वाहन निकलेंगे तो गड्ढा हो जाएगा। कड़ी से एक दूसरे से जुड़ी हुई है, अगर यदि एक कड़ी आपकी खराब है तो फिर आगे जाके सब खराब हो जाएगा, सारी खराब हो जाएगी। एक सीकर और उसके आसपास के क्षेत्रों की सबसे बड़ी समस्या है, जो वहाँ के लोगों ने बताया, अवैध खनन हो रहा है, उसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो रहा। हालांकि खनन नीतियां भी बनाई गई, खनन के ऊपर काफी कुछ काम चल रहा है, लेकिन अवैध खनन है उसको रोकने में सारे जनप्रतिनिधि है या सरकारें हैं वो अभी तक विफल रही है। देखिए, सीकर में खासतौर पर जो नीम का थाना का जो इलाका है, वहाँ पर कई तरह के खनिज वहाँ पर निकलते हैं, और खनिज को एक तो क्या लोगों ने भी इस तरह से मान लिया है कि ये हमारी संपत्ति है, जबकि वो संपत्ति उनकी नहीं है, वो तो राज्य की संपत्ति है। बिल्कुल। और उस राज्य की संपत्ति का उपयोग होना चाहिए राज्य के विकास के लिए। तो वो खुद का विकास करने के लिए अवैध खनन करते हैं लोग। अब उसको रोकने के लिए कानून बने हुए हैं, सख्त कानून बने हुए हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन करने की जो जिम्मेदारी है वो पूरे सिस्टम की है। तो उसमें कहीं लूप होल होता है या कहीं मिलीभगत होती है, तो उससे अवैध खनन होता है। लेकिन ये बहुत खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है कि जब आप लीगल माइनिंग करते हैं, वैध खनन करते हैं, तो उसके नियम बने हुए हैं, उसके हिसाब से आप करते हैं, कितना आपको निकालना है, कितनी गहराई तक खोदना है, किस तरह से आपकी कहाँ से कितना खनन करना है, ये सारी चीजें आपको पहले से पता है। जब आप अवैध खनन करते हैं तो आपको तो कुछ दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि आप काम ही अवैध कर रहे हैं, तो क्यों आप कोई पैरामीटर नहीं, अवैध काम करने के पैरामीटर हो भी नहीं सकते। तो जब ये सारी चीजें होती हैं तो इसका नुकसान दो तरह से होता है। एक तो जो राज्य की संपत्ति है उसको आप एक तरह से लूट रहे हैं, और दूसरा अवैध तरीके से खनन करने का है, क्योंकि आप कोई भी पैरामीटर फॉलो नहीं कर रहे हैं, चाहे वो आप ब्लास्टिंग कर रहे हैं और दूसरा काम कर रहे हैं, तो उससे पर्यावरण को भी नुकसान होता है। तो दो नुकसान इसमें बड़े हो रहे हैं। तो एनजीटी ने कई बार काफी जो अवैध खनन है उसके ऊपर रोक भी लगाई है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका नियमों का पालन नहीं हो रहा है या प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल एनजीटी भी इस पर सख्त रही है, और राज्य सरकार ने भी कानून बना रखे हैं, केंद्र के भी कानून है, बिल्कुल सख्त कानून है, लेकिन बात क्रियान्वयन की है। लोग भी जो भी उसमें मिलीभगत से समझ लीजिए, या उसमें कोई लूप होल है या चोरी छिपे समझ लीजिए, अवैध खनन करते हैं,
और ये आप उस इलाके में जाएंगे तो आपको साफ तौर पर दिखाई देगा कि यहाँ पर खनन करना अलाउ नहीं है। मतलब पहाड़ के पहाड़ गायब हो रहे हैं। गायब। अरावली को खतरा हो रहा है, एक रिपोर्ट में बताया गया है। अरावली को खतरा होना अपने आप में बहुत बड़ी एक वो राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां ही उसके ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि पूरा के पूरा जो भौगोलिक आकार है राजस्थान का उसको डिवाइड करती है अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो पूरी पूरी। तो जब उसका अस्तित्व नहीं रहेगा तो कैसे ये सारी चीज परिस्थितियां बदल जाएंगी। व्यक्तिगत स्वार्थ कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, इसमें निश्चित रूप से व्यक्तिगत स्वार्थ ही है, उसी वजह से अवैध खनन होता है जी। और उसमें कई लोग शामिल हो जाते हैं। सरकारें बेहतर क्रियान्वयन नहीं कर पा रही है। हाँ। क्या सरकार की नीतियां कहीं ना कहीं कमजोर है? देखिए, आप उस इलाके में जाते हैं, उसमें या कहीं भी जाते हैं तो आप खुली आंखों से देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गलत काम हो रहा है। तो जब आम आदमी देख सकता है तो जो पूरा अपना सिस्टम है वो तो और अच्छे से देख सकता है। बिल्कुल देख सकता है, बिल्कुल। तो या तो आंख मूंद रखी है या आप उसमें शामिल हैं, दो ही काम हो सकते हैं। लेकिन वो हो रहा है और वो बहुत चिंताजनक है और राज्य की संपत्ति की लूट हो रही है एक तरह से, और दूसरा हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। इसलिए उस पर रोक बिल्कुल अविलंब लगनी चाहिए जी। लक्ष्मणगढ़ का नाम पूरे देश में, राज्य में काफी सुर्खियों में रहा है पेपर लीक के मामले में, जो इनके नेता का नाम आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं राजनीतिक घटनाक्रम चेंज हो सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, अभी जो मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि सीकर का राजनीति में भी एक विशेष स्थान रहा है। पेपर लीक राजस्थान की युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है। युवा जो एक उम्मीद के साथ में अपने बेहतर भविष्य के लिए पूरी तैयारी करता है, और जब एक के बाद में एक पेपर लीक होते हैं तो न सिर्फ युवा का विश्वास टूटता है, उनके पीछे जो उनके परिवार के सदस्य, सबका मतलब एक तरीके से पूरा विश्वास ही टूट जाता है। देखिए, आप देखते होंगे जयपुर में भी इतने सारे जो विद्यार्थी हैं वो कोचिंग करने आते हैं। सीकर एक खुद कोचिंग हब बन गया है इतना बड़ा, वहीं पे इस तरह की तो वहां पर कोई विद्यार्थी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने आ रहा है, वो अपनी जी तोड़ मेहनत करता है, घंटों तक पढ़ाई करता है। परिवार वाले किसकी परिस्थिति कैसी है अपने को नहीं पता, वो उसका किस तरह से उसका खर्चा उठा रहा है वहां पर वो अपने को नहीं पता। वो सारी इंतजाम करके उसको पढ़ने के लिए भेजता है, प्रॉपर तैयारी कर लेता है, पेपर भी अच्छा होता है। अब उसके बाद पेपर लीक हो जाता है तो कितने लोगों के ऊपर कैसी गुजरती है। उस विद्यार्थी की आप मनोदशा देखिए, उसके परिवार की देखिए। अब आपने देखा होगा पेपर लीक के बाद इस तरह की भी कई घटना हुई कि लोगों ने निराश होकर अवसाद में जाके चले गए, आत्महत्या जैसी स्थिति भी कुछ हुई। तो ये बहुत पेपर लीक जो पूरा के पूरा अब कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन ये पूरी युवा पीढ़ी को जो इतनी मेहनत से, लगन से अपनी तैयारी करती है, पेपर भी अच्छा देती है, और पेपर लीक हो जाए तो इस पूरी प्रक्रिया से युवा पीढ़ी का भरोसा उठता है। और ये बहुत खतरनाक स्थिति है युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि आपका एक पूरी प्रक्रिया से भरोसा उठ जाता है। तो हर आदमी ये चाहेगा फिर कि तैयारी नहीं करनी चाहिए, अपने को ऐसा करना चाहिए कहीं से पेपर मिल जाए। तो पूरी युवा पीढ़ी इस दौड़ में चली गई तो क्या होगा फिर? क्यों जो जितनी भी परीक्षा कराने वाली एजेंसीज है उनका क्या होगा? उन एजेंसीज के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा और कोई मेहनत नहीं करना चाहेगा। तो लक्ष्मणगढ़ का नाम इस पूरे घटनाक्रम में चला है, तो क्या ये राजनीतिक समीकरण को प्रभावित कर पाएगा? हाँ, बिल्कुल। देखिए, क्योंकि आप देखिए जो राजनीति है वो समाज में जो कुछ घट रहा है उससे ही चलती है, उसी के ऊपर हार जीत के समीकरण बनते हैं। तो कोई भी घटनाक्रम होता है वो राजनीति को प्रभावित करता है। अब किसका इसको लाभ होता है, किसको हानि होती है, ये तो जब चुनाव नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को तब पता लगेगा। लेकिन निश्चित रूप से प्रभावित करेंगे, क्योंकि पेपर लीक इतनी बड़ी युवा पीढ़ी, इतने जो लोग बेरोजगार हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो जयपुर में या दूसरे शहरों में जाके कोचिंग कर रहे हैं, वो उनके परिवार सब लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसका राजस्थान का हर गांव, हर शहर, हर ढाणी इससे प्रभावित है। क्योंकि सीकर और आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र, जिनका हमने 8 विधानसभा क्षेत्रों का जिक्र किया, वहां पर एक पार्टी ने सारी सीटों पे कब्जा जमाया हुआ है। पिछले 2018 के चुनाव। अब क्या दूसरी पार्टियों के भी वहां पे संभावना बन सकती है? देखिए, उनका प्रयास तो यही रहेगा, क्योंकि 2018 इतने मिल गए हैं वहां से। 2018 का जो चुनाव था उसमें एक तरह से एक पार्टी ने वहां पर बिल्कुल क्लीन स्वीप किया था, एक इंडिपेंडेंट जीता था एक सीट से, खंडेला से, बाकी सब सीट पे एक पार्टी की जीत हुई थी। तो दूसरी पार्टी चाहेगी कि इस परफॉर्मेंस को वो दोहराए इस बार, या उतना नहीं दोहरा पाता है तो एक तरह से सेंध लगाए उसमें, क्योंकि
हर राजनीतिक दल एक ही इच्छा के साथ चुनाव लड़ता है कि उसको सत्ता हासिल करनी है। अब सत्ता हासिल करने के लिए आपको उतने विधायक चाहिए होते हैं, तो आपका परफॉर्मेंस यदि पिछले चुनाव में ठीक नहीं रहा है तो उसको सुधारने के लिए आप कई तरह से रणनीति बनाते हैं। तो सीकर जिला इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो मुद्दे पूरे राज्यव्यापी हैं उनका केंद्र कुछ मुद्दों का सीकर भी है, इसलिए उनके नकारात्मक मुद्दे दूसरी पार्टी के लिए सकारात्मक, बिल्कुल सकारात्मक मुद्दे हैं, तो उनको वो जोर शोर से उठा भी रहे हैं और सीकर ही नहीं राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में उठा रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उनके समीकरणों को प्रभावित करेंगे। सीकर में मिनी सचिवालय खोले जाने को लेकर भी काफी कुछ चर्चाएं चली, उसके ऊपर काम होने को भी है, क्या लगता है? हाँ, आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। वहाँ के लोगों की बड़ी डिमांड ये रही है, क्योंकि मिनी सचिवालय का जो पूरा ये कंसेप्ट है वो इस तरह से है कि जैसे सचिवालय होता है तो उसमें सारे विभागों के दफ्तर होते हैं, सब अधिकारी एक ही छत के नीचे मिल जाते हैं। तो वहाँ भी जितने उस जिले के जितने भी अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, वो एक ही जगह पर आपको मिल जाएं। तो कोई भी व्यक्ति आता है, उसका कोई काम है, तो आप एक अधिकारी से मिलेंगे तो फिर कहेगा आप उनके पास जाइए, तो मान लीजिए उनका जो ऑफिस है वो 2 किलोमीटर दूर है वहाँ से, तो उसको कई सारे चक्कर वहाँ पर लगाने पड़ते हैं। तो एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे सारे ऑफिस आ जाते हैं, तो इससे आमजन को बहुत राहत मिलती है। तो ये बड़ी डिमांड थी, मेरे हिसाब से उसका अनाउंसमेंट तो हो गया, लेकिन अभी तक काम धरातल पर नहीं हुआ है। तो वो लोगों की डिमांड आज भी है, जब बन जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, लोगों को राहत मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जैसा आपने पहले जिक्र किया लिफ्ट नहर का, तो वो तो कागजों में तो है ऑलरेडी, लेकिन लोगों को राहत नहीं मिली है। तो जब बन जाएगा तो लोगों को राहत मिलेगी, वो बनना चाहिए। जनता का भी यही कहना है कि कागज के धरातल पर तो है, लेकिन जो वास्तविकता के धरातल पर है वहां पे काम कुछ भी नहीं हुआ है। बिल्कुल, देखिए, तो राजनीति कुछ इस तरह से ही चलती है ना, आपको कई तरह के सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, फिर चुनाव जीत जाते हैं, उनमें से कितनी चीजें कुछ और जाता होता कुछ और है। चुनाव के बाद सरकारें उसको कितना पूरा कर पाती हैं, तो हर सरकार के साथ देखते हैं। अब क्या पता मतदाता भी इसको देखने के अभ्यस्त हो चुके हैं एक तरह से अब। बिल्कुल। तो उनकी समस्या है। अब मतदाता जागरूक हुआ है, इन सारे अब मतदान भी जागरूकता के साथ में किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग भी बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। जब सीकर के युवाओं से बात करी तो सीकर में युवा जो है वो खेल की दृष्टि से भी काफ़ी कुछ अपनी भूमिका अदा करते हैं। खेल प्रतिभाओं की सीकर में कोई कमी नहीं है, लेकिन उन खेल प्रतिभाओं का कहना है कि हमें उचित माहौल नहीं मिल रहा है, हमें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, खेल एकेडमी बनानी चाहिए, उस तरह की एकेडमी नहीं बनाई जा रही है। तो उस तरीके से क्या आपको लगता है खेल प्रतिभाओं के लिए भी अब जन प्रतिनिधियों को सोचना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप जैसा मैंने आपको पहले बताया, जो सीकर देश की सेना में इतना बड़ा योगदान देता है, तो इसका मतलब वहाँ के जो लोग हैं वो फिजिकली तो स्ट्रांग है, शारीरिक रूप से बिल्कुल स्ट्रांग है और फिट भी हैं। तो यदि उनको किसी भी खेल में मौका मिलेगा तो वो अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। कई सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं होने के बावजूद दिखाया है। कॉमनवेल्थ तो यदि आप उनको सुविधाएं देंगे तो इससे उनको ही फायदा नहीं होगा, इससे हमारा जो प्रदेश है उसकी युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी और पूरे प्रदेश का नाम रोशन होगा। राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नाम करेंगे और न सिर्फ इनको फायदा होगा, उनके पीछे की जो जनरेशन है उनके लिए वो एक मोटिवेशन का काम करेंगे। बिल्कुल करता है, क्योंकि आप देखिए कि न केवल खेल में नाम होगा, खेल में आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको सरकारी नौकरी में भी उसका फायदा मिलता है। तो आप एक मिसाल बन जाते हैं बाकी लोगों के लिए कि आपने अच्छा किया, आपने मेहनत की, उनके सामने आप बाकी लोग देख रहे हैं आपको मेहनत की, आप आगे बढ़े, आपने खेल में अच्छा किया, उसके बाद आप सरकारी नौकरी में भी लग गए, तो आपका पूरी तरह से एक जो परिवार है वो व्यवस्थित हो गया, रोजगार भी एक तरीके से, तो नाम के साथ आपको रोजगार भी मिल गया, तो बाकी लोग इससे प्रेरित होते हैं। तो इस तरह की चीजों को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है कि वहां पर बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाए, जिससे जो प्रतिभा है, जिसमें वाकई में टैलेंट है, वो उनका उपयोग करे और आगे बढ़े। जी, आपने बताया कि कोचिंग हब के रूप में सीकर विकसित हो रहा है, पर्यटन की दृष्टि से भी सीकर और अच्छे से विकसित हो सकता है। वहाँ के लोगों ने बताया कि जो हर्ष की पहाड़ी पे जो हर्ष का मंदिर है, अगर वहाँ पर रोपवे बना दिया जाए तो और इससे पर्यटकों की जो आवाजाही है वो और ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए सीकर क्योंकि राजस्थान का महत्वपूर्ण हिस्सा है, धार्मिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। धार्मिक दृष्टि से सीकर बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पर कई सारे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर राजस्थान के नहीं बाकी राज्यों से भी जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं जी। और कई पर्यटक स्थल भी हैं जहाँ पर पर्यटक देखने आते हैं, तो उनको
क्योंकि वो स्थल तो पहले से हैं, उनको बनाने में आपका कोई योगदान नहीं है, वो स्थल वहां पर पहले से बने हुए हैं। वहां पर आप कुछ ऐसी अतिरिक्त सुविधाएं कर दें जिससे जो भी श्रद्धालु वहां पर आते हैं, जो पर्यटक वहां पर आते हैं, उनको वहां पर उस धार्मिक स्थल के अलावा और कुछ भी मिल जाए, तो निश्चित रूप से जो श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनकी संख्या बढ़ेगी। एक बार आना शुरू हो जाए, एक बार भारी तादाद में, और तो उसके साथ में और उससे फायदा ये होगा कि वो संख्या वहां पर बढ़ेगी, तो जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। बिल्कुल, उनको कहीं अभी पलायन की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है, सीकर के लोग और आसपास के लोग भी कहीं पलायन कर रहे हैं। तो ये पलायन इसलिए होता है क्योंकि स्थानीय स्तर पर जब आपके पास रोजगार के उतने साधन नहीं होंगे, रोजगार की इतनी व्यवस्था नहीं होगी, तो आप व्यक्ति क्या करेगा? उसके पास यदि प्रतिभा है तो वो और कहीं जाएगा, बाहर जाएगा। वहां पर अवसर नहीं है तो बाहर जाएगा। यदि आप वहीं पर उसको अवसर दे देंगे तो वहीं पर रुकेगा, वहीं पर उसका रोजगार करेगा, वहीं पर परिवार है, पुश्तैनी रूप से वो वहीं रहता है, तो वो प्राथमिकता देता है कि वहीं रहे। वो तो मजबूरी में उसको पलायन करना पड़ता है फिर दूसरी जगह। खंडेला का गोटा उद्योग खंडेला गोटा उद्योग के कारण बहुत फेमस था, लेकिन अब हाल ये है, जैसा कि वहाँ की जनता ने बताया, कि गोटा उद्योग पूरी तरीके से चौपट है और बंद होने के कगार पर है। देखिए, ये जितने भी पारंपरिक उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग अपने यहाँ पर हैं, उनके साथ समस्या ये हुई कि जो ये बड़ी कंपनियां आई, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो आई, उनके साथ तो अब ये सरकार की भी जिम्मेदारी थी कि उनके साथ तालमेल बिठा के किस तरह से उनकी एक मार्केटिंग की जाए। क्योंकि कोई भी कुटीर उद्योग बंद तब होता है क्योंकि उनके पास कौशल तो है, उनको काम तो आता है, वो तभी तो काम कर रहे थे इतने साल से। तो वो ठप तब होता है जब उसकी मार्केटिंग प्रॉपर नहीं होती है। तो ये सरकारों को देखना चाहिए कि किस तरह से कोई भी क्षेत्र विशेष की पहचान है, कोई कुटीर उद्योग, कोई हस्तकला, तो उसको किस तरह से प्रमोट किया जाए, किस तरह से अलग अलग मंचों पर उसका प्रदर्शन किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको जानें। और जिस तरह से पूरे बाजार का जो स्वरूप बदला है, जैसे आप देखते हैं ऑनलाइन बहुत खरीदारी आजकल होती है, तो वो किस तरह से उस मंच पर भी चला जाए। ऑनलाइन खरीदारी भी तभी हो रही है जब वो कोई प्रोडक्ट विशेष वहाँ स्थान क्षेत्र का बहुत अच्छे से उत्पादित हो रहा हो और अच्छे से पहचान रखता हो। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उस प्रोडक्ट को हम जीआई टैग दें। ये जनप्रतिनिधियों को सोचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि एक पहचान आपने उसको दे दी, पहचान देने के बाद उसकी आप यदि उसकी गुणवत्ता अच्छी है तो वो अपने आप बिकेगा। और राजस्थान में इतनी डाइवर्सिटी है कि कहीं ना कहीं का प्रोडक्ट बहुत फेमस है और उसको आसानी से जीआई टैग भी दिया जा सकता है। बिल्कुल दिया जा सकता है, तकनीकी रूप से हर तरह से वो सक्षम है। सिर्फ एक छोटा सा प्रयास आपको करना है, क्योंकि वो आपको ऐसे तो नहीं कि आप बैठे रहेंगे और मिल जाएगा। वो इतनी जो एक प्रक्रिया है उसको तो पूरा करना पड़ेगा। जब तक जीआई टैग नहीं मिलेगा, एक विशिष्ट पहचान नहीं मिलेगी, और एक बार विशिष्ट पहचान मिल गई तो फिर उसका जो डेवलपमेंट है उसको कोई रोक नहीं पाएगा और वो धीरे धीरे चलता रहेगा। बिल्कुल चलता रहेगा। और जो ये काम वहाँ पे जैसे आपने जिक्र किया वहाँ का, तो पीढ़ियों से हो रहा है वो काम, तो परंपरागत तरीके से हो रहा है, तो उसको आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसको संरक्षण नहीं देंगे, उसको प्रमोट नहीं करेंगे, तो आगे वाली जो पीढ़ी, अभी वर्तमान पीढ़ी तो कर रही है, वो लुप्त हो जाएगा, लेकिन वो अपने बच्चों को नहीं सिखाएगा उस काम को। वो कहेगा इस काम में कुछ नहीं रखा है, इस काम में रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो क्यों करेगा? मोटिवेशन कुछ मिलेगा नहीं तो करेगा क्यों? क्योंकि जब वो अच्छे से चलेगा, जब बेटा देख रहा है कि मेरे पिताजी ये काम कर रहे हैं, इससे बहुत अच्छी आमदनी हो रही है, तो वो काम अपने आप करना चाहेगा। लेकिन नहीं हो रही है, पिताजी कुछ दूसरा काम देख रहे हैं, तो पिताजी भी नहीं चाहेंगे बेटा ये काम करे, और बेटा बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो अपने स्थानीय उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उनको प्रमोट किया जाए। और जीआई टैगिंग का जो जिक्र किया आपने, ये तो निश्चित रूप से किया जाए, क्योंकि उसके बाद की प्रक्रियाएं सारी आगे। जी, ये जनप्रतिनिधियों को समझने की बहुत बड़ी जरूरत है। इससे न सिर्फ उनका वोट बैंक भी बढ़ेगा, इसके साथ साथ उस क्षेत्र का विकास होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, और भी विकास कार्य करवाए जा सकते हैं। देखो, ये सारी चीजें आपस में कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, क्योंकि आप एक चीज करेंगे तो सारी चीजें अपने आप रोटेशन में आ जाएंगी। आपको रोजगार मिलेगा, सरकार को आमदनी बढ़ेगी, आपके क्षेत्र की लोकप्रियता बढ़ेगी। उसने यदि किसी जनप्रतिनिधि ने उसको प्रमोट करने के प्रयास किए हैं तो आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी, आपका जनाधार बढ़ेगा। तो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और वहाँ के लोगों को भी गर्व फील होता है कि जब वो अपना नाम का रेफरेंस देंगे कि हम यहाँ से हैं, तो फिर कभी कभी प्रोडक्ट के नाम से वो उस सिटी को जाना जाता है। राजस्थान के ही अपने कई शहर हैं जिनकी पहचान ही उस प्रोडक्ट के कारण, उस प्रोडक्ट की वजह से। आप दुनिया के किसी भी उसमें चले जाएंगे
तो आप जैसे ही उस शहर का नाम लेंगे तुरंत कहेंगे वो अच्छा वहां से आए हैं आप। जी बिल्कुल। तो उस तरह की पहचान बनाने के लिए आपको लगातार प्रयास करने पड़ते हैं लोगों में। क्योंकि इतने साल से वो चीज वहां पर हो रही है, तो लोगों में तो काबिलियत है जी, आपके लोग दक्ष हैं उस काम को करने में, सिर्फ आपको कुछ उनको सपोर्ट करने के लिए छोटे छोटे प्रयास करने हैं। बिल्कुल उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। लक्ष्मणगढ़ और धोद विधानसभा क्षेत्रों की बात की जाए तो वहाँ पे सबसे बड़ी किसानों की समस्या है कि वहाँ प्याज की खेती बहुतायत में होती थी, लेकिन उन किसानों को जो प्याज का जो उचित मूल्य है वो नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से उनका खेती के प्रति रुझान जो है वो धीरे धीरे घट रहा है, जो भी काफ़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल चिंता का विषय है। और प्याज की जो उपज है उसके जो दाम है जी, ये बहुत एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल उसकी समस्या के कई मूलभूत कारण है। कभी कभी प्याज के दाम एकदम से बढ़ जाते हैं। अब किसान तो क्या करता है, जैसे मान लीजिए इस साल अभी जैसे दाम काफी बढ़े हुए हैं, तो किसान उस दाम को देख के कि पिछले साल अच्छा दाम रहा था तो उस अगली बार वो उसको थोड़ा सा मेहनत ना मिल जाए तो वो सोच रहा है, उम्मीद रहती है कि इस साल भी रहेगा, तो बड़ी संख्या में किसान कर लेते हैं ज्यादा उसकी उपज। अब ज्यादा, ये तो सीधा मांग और पूर्ति का सिद्धांत है अर्थशास्त्र का जी, कि जब पूर्ति ज्यादा होगी मांग कम रहेगी तो आपकी जो कीमत है अपने आप गिर जाएंगी। तो एक तो बहुत बेसिक सी चीज है। दूसरी अपने यहाँ जो समस्या है दो चीजों की, एक तो मंडियां पर्याप्त संख्या में नहीं है और दूसरा भंडारण की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि प्याज और जो वो भी सीकर वाला जो प्याज है उसमें जो पानी की मात्रा होती है जो दूसरा प्याज है उसके मुकाबले उसमें ज्यादा होती है जी, तो उसको आप ज्यादा दिन तक उसका भंडारण नहीं कर सकते हैं, खराब हो जाएगा, ऐसे खुले में नहीं रख सकते हैं। या तो आपके पास उस तरह की भंडारण की व्यवस्था हो प्रॉपर जिसमें वो खराब नहीं हो। तो वो उस तरह की एक फसल है जिसको आपको इमीडिएटली बेचना पड़ता है। तो इमीडिएटली आपको जो दाम मिलते हैं उसमें आप बेच देते हैं। अब एक साल मान लीजिए किसानों को दाम ठीक नहीं मिले तो अगले साल किसान सोचते हैं कि नुकसान हो गया, फिर अगले साल उसको बोते नहीं है, फिर अगले साल पूर्ति कम हो जाती है, फिर उसके दाम बढ़ जाते हैं। तो इस तरह का चक्र भी चलता है। तो एक तो किसानों को जागरूक करना जरूरी है, और किसानों की समस्याओं को तो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हल करना भी चाहिए, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है और उनकी समस्याओं को ही इस तरीके से नजरअंदाज करेंगे तो फिर किसी के लिए भी अच्छा नहीं। बिल्कुल, अपना तो जो भारत देश है उसको दो ही चीजों के लिए जाना जाता था, कृषि प्रधान, ऋषि और कृषि। जी बिल्कुल, ऋषि और कृषि के लिए। तो दोनों चीजों का आप मान सम्मान नहीं करेंगे। उनकी जो भी अब ऋषि की तो वो तो एक अलग ही दुनिया है उनकी, तो वो तो कुछ मांगते भी नहीं है आपसे। तो जो कृषि है, क्योंकि कृषि प्रधान देश है अपना, 70% आबादी वहां पर रहती है और वो निर्भर है पूरी तरह से बाय एंड लार्ज कृषि पर। तो उनकी समस्याओं को आप समाधान नहीं करेंगे तो कैसे कोई भी प्रदेश, कोई भी देश तरक्की करेगा। तो उनकी समस्याओं पर ध्यान देना, उनका समाधान करना तो बेहद जरूरी है। जी बहुत ज़रूरी है। एक सीकर की अगर बात की जाए तो वहाँ की जनता का ये भी कहना है कि जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद नहीं है। गैंगस्टर की घटनाएं हो रही है, जैसा कि सुर्खियों में रहा पिछले 5-6 महीने से लगातार सीकर और उसके आसपास का क्षेत्र सुर्खियों में। तो क्या आपको नहीं लगता कि वहाँ की कानून व्यवस्था को भी जनप्रतिनिधियों को ध्यान में रखते हुए बेहतरीन करनी चाहिए? बिल्कुल, ये एक सिर्फ वहाँ की नहीं, ये पूरे प्रदेश की समस्या है, क्योंकि अपराधों लेकिन पिछले 5-6 महीने से ये जो अपन बात कर रहे हैं इसमें ये ज्यादा हुआ है, क्योंकि वहाँ कई सरेआम गोलियां चलाई जा रही है, बरसाई जा रही है। कई वहाँ पर गैंगवार की घटना हुई है, कई गैंग वहाँ पर नई पनप रही है, उसमें उनके पास बिल्कुल अत्याधुनिक हथियार हैं और एक दूसरे के ऊपर वो इस तरह से हमले करते हैं, तो इससे एक दहशत का माहौल बनता है। एक आम नागरिक आराम से जिंदगी को जीना चाहता है और उसको फिर दिन भर ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उसका तो घर से बाहर निकलना भी काफी मुश्किल हो जाता है। जब इस तरह की घटनाएं होंगी, जैसे अभी सीकर में ही घटना हुई थी, तो एक गैंगस्टर को कुछ लोगों ने आके मार दिया था। बिल्कुल, और उसमें एक परिजन जो दिन दहाड़े मार दिया था। एक परिजन अपनी बेटी जो कोचिंग में पढ़ती थी उससे मिलने आया था, उसकी भी उसमें मृत्यु हो गई गोलीबारी में। जब इस तरह की घटनाएं होंगी तो लोगों के मन में भय व्याप्त हो जाता है। हालांकि अपने यहाँ जो पुलिस का जो ध्येय वाक्य है वो है आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। लेकिन इस तरह की घटनाएं जो होती हैं उससे उल्टा होता है, आम जन में भय हो जाता है। और आगे का वाक्य में बोलना नहीं चाहता, क्योंकि पुलिस का मनोबल उससे टूटता है। कहीं ना कहीं पूरे सिनेरियो में फर्क पड़ता है, क्योंकि पुलिस जो पूरा के पूरा अपने यहाँ पुलिसिंग का सिस्टम है वो कहीं ना कहीं से सरकार के हाथ में ही होता है। तो जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका उसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो किसी भी इलाके में जहाँ पर कानूनी व्यवस्था की स्थिति खराब है, चाहे वहाँ पर जैसे सीकर का आपने जिक्र किया, वहाँ पर गैंगवार की स्थिति है। गैंगवार कब होगा? जब गैंग्स वहाँ पर बनी होंगी।
तो ये तो पुलिस को देखना है कि कोई भी गैंग नहीं पनपे। इसके लिए बेहतरीन कानून व्यवस्था होनी बहुत जरूरी है। इससे कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट है उनके ऊपर भी फर्क पड़ता है। शेखावटी की जो हवेलियां हैं, फतेहपुर की हैं और भी कहीं की हवेलियां, वो अपने आप में पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखती है। कई बॉलीवुड की, हॉलीवुड की मूवी का और कई तरह के सीरियल्स का शूटिंग वहाँ पे हो रही है। तो ये जो ऐतिहासिक धरोहर है उनका भी संरक्षण बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ हवेलियां गिरने के कगार पर हैं। नहीं, आप देखिए दो तरह से सरकारों को काम करना होता है कि एक जो आपके पास जो पहले से बना हुआ है जिसमें आपका कोई योगदान नहीं है जी, उसका आप संरक्षण करें, और दूसरा नई चीजों का निर्माण करें जिससे आपके क्षेत्र का, आपके प्रदेश का विकास हो जी। तो वहाँ की जो आपने बिल्कुल ठीक इसका जिक्र किया, जो शेखावाटी की हवेलियां हैं वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। कई फिल्मों का, कई सीरियल्स का, कई OTT सीरीज की वहाँ पर शूटिंग हुई है। एक सीकर को नई पहचान दिला रही है, नई पहचान दी है। पूरे देश दुनिया में जाना जाता है, देखी जाती हैं चीज़ें, तो पूछा जाता है कहाँ की हैं, लेकिन कई जगह उनकी जो स्थिति है बहुत जर्जर है जी। तो आप उन पर ध्यान नहीं देंगे, उनका संरक्षण नहीं करेंगे तो सभी जगह ऐसा हो जाएगा धीरे धीरे, और एक समय ऐसा आएगा जब वो सिर्फ जिन फिल्मों में खंडहर की तरह रहेगी, खंडहर बन जाएंगी। तो जिन फिल्मों में हमने देखा है उनको देख के याद किया करेंगे कि ये यहाँ पर हमारे पास इस तरह की धरोहर थी। तो ये तो बिल्कुल सरकार का दायित्व बनता है, मौलिक दायित्व बनता है कि वो उनका संरक्षण करे, क्योंकि वो हमारी धरोहर है। आप नया दें, कम दें, ज्यादा दें, वो अलग चीज है, लेकिन जो पहले से हमारा है, जो हमारी धरोहर के तौर पर विख्यात है, उसका संरक्षण तो आपका नैतिक दायित्व बनता है जी। एक वहाँ की जनता से जब बात करी तो युवाओं में नशे और ड्रग्स की आदत बहुत बढ़ रही है। देखिए, युवा जो हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद में इस ओर जा रहे हैं, गलत प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं। इसकी दो वजह हैं वहाँ पर। एक तो सीकर में युवाओं की संख्या, क्योंकि कोचिंग अब बन गया है, तो प्रदेश के अलग अलग जिलों से, देश के कई राज्यों से वहाँ पर विद्यार्थी आते हैं। अब वो बिल्कुल तरुण अवस्था में होते हैं जी। तो ये अवस्था ऐसी होती है कि आप कोई किसी गलत संगत में आप चले जाते हैं तो आपके बिगड़ने की जो आशंका है वो ज़्यादा होती है आमतौर पर, क्योंकि आपके परिजन वहाँ पर नहीं है, आपको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। अब ये जितने भी लोग हैं, जैसे नशे का जो लोग व्यापार करते हैं, वो ऐसे ही लोगों को टारगेट करते हैं। तो उन लोगों ने उनको टारगेट किया है और बिल्कुल वहाँ पर बहुत तेजी से ये नशे का जो कारोबार है, काला कारोबार जो है, ये पनपा है, और जो युवा पीढ़ी है वो नशे की गिरफ्त में जा रही है। इस पर भी प्रभावी अंकुश लगना जरूरी है जी, क्योंकि ये युवा पीढ़ी हमारे देश का भविष्य है जी। जब वो ही इस तरह की चीजों में, कौन से समय पर उनके परिजनों ने उनको भेजा है वहां पर तैयारी करने के लिए जी, तो जो समय उनको पढ़ाई करने का है उसमें यदि वो इस तरह का नशा करेंगे जी, तो वो एक पूरी पीढ़ी खराब हो जाएगी, पूरी पीढ़ी एक बर्बाद हो जाएगी। तो ये जिम्मेदारी है सरकार की, प्रशासन की, पुलिस की कि ऐसे लोग जो वहाँ पर नशे की सप्लाई करते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो कुछ चीज़ ऐसी वहाँ पर होती नहीं है, कोई ना कोई उनको उसकी सप्लाई करता है, तो वो सप्लाई नहीं हो, युवाओं तक वो चीज़ वहाँ पर नहीं पहुँचे, इस पर एक प्रभावी अंकुश लगना जरूरी है, जिससे एक पूरी पीढ़ी बर्बाद होने से बच जाए। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, आपको क्या लगता है उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती सीकर और जो विधानसभा क्षेत्र है आसपास के, उनके लिए क्या होगी? देखिए, यदि जो राजनीतिक समीकरण है उस चुनौती को छोड़ दें तो ये इतनी सारी समस्याओं पर जो मुद्दे हैं इन पर जिक्र किया, यही असली समस्या है उनके लिए, क्योंकि आप हर चुनाव में आते हैं, आपको हर चुनाव में यही समस्याएं और मुद्दे दिखाई देते हैं। क्योंकि आपने भी जैसा बताया, लोगों से बात की, वहाँ पर एक टीम गई, लोगों ने बात की, आमतौर पर भी आप जाते हैं तो उसी तरह की समस्याएं आपको सुनने को मिलती हैं। तो हर बार आपकी, मैं इसको समस्या नहीं, एक तरह से चुनौती कहता हूँ, तो उनके लिए चुनौती है, जीते हारे कोई भी, तो उनके लिए चुनौती है कि जो इतने साल से यही समस्याएं, यही मुद्दे चले आ रहे हैं, तो कम से कम इनके समाधान की शुरुआत तो हो। मान लीजिए हमने 10 समस्याओं की बात की, 10 में से 2 का आप समाधान कर दें, कुछ कर दें, तो जिससे लोगों को राहत मिले। नहीं तो फिर लोगों का धीरे धीरे जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर से भरोसा हटना प्रारंभ हो जाएगा, जो हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी स्थिति नहीं होगी। सीकर में लगातार मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे मतदाताओं का मत प्रतिशत बढ़े। बिल्कुल, देखिए, जो निर्वाचन आयोग है वो लगातार इस तरह के प्रयास कर रहे हैं, और ये निर्वाचन आयोग का नहीं,
ये सभी लोगों का दायित्व सभी लोगों बनता का दायित्व है कि वो एक दूसरे सबको प्रेरित करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, क्योंकि एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है चुनाव, और आपको जो अधिकार दिया गया है मत का, उसका आपको प्रयोग करना ही चाहिए, क्योंकि आपके मत से ही जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे, आपके मत से ही सरकार बनेगी और वो सरकार ही नीतियां निर्धारित करेगी और उनका क्रियान्वयन होगा। तो पूरा एक लोकतंत्र का जो चक्र है उसमें एक चुनाव एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और आपका जो मत का अधिकार है वो उसकी सबसे जरूरी चीज है, तो आपको उसका उपयोग करना चाहिए। निर्वाचन आयोग लगातार इस तरह के प्रयास कर रहा है और उसके असर आप देखते हैं कि हर चुनाव में जो मत प्रतिशत है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने भी कई तरह की मतलब मतदाताओं के लिए कई तरीके की इंतजाम किए हैं। जो बुजुर्ग मतदाता हैं उनको सुविधा दी है कि वो अपने घर से भी वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। महिलाओं के लिए भी अलग से, इस बार मैंने सुना है कि दिव्यांगों के लिए अलग से हैं, यूथ के लिए भी कुछ बूथ बनाए जाएंगे जहाँ जो फर्स्ट टाइम वोटर होंगे, जो पहले बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, उनके लिए भी एक उत्साह उनमें रहे, और जो बाकी लोग हैं वो भी इससे प्रेरित हों, तो इसके लिए भी उनका जो निर्वाचन आयोग का जो फोकस है वो युवा मतदाताओं पर भी है। तो अंत में हमारे दर्शकों को आप क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? नहीं, मेरा तो दर्शकों को बिल्कुल अनुरोध है और एक तरह से आप प्रार्थना है मेरी तरफ से कि आप अपने मत का प्रयोग अवश्य करें और अपने उसका विवेक का इस्तेमाल करते हुए करें। आपकी क्षेत्र की समस्याएं कौन सही है, जितने भी उम्मीदवार वहाँ पर हैं, प्रत्याशी हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, किस तरह का उनका आपके क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आपका उनका विचार है, क्या उनका विजन है, ये सब आप गौर करने के बाद अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि इसी से अपना जो लोकतंत्र है वो आगे चलता है और सरकारें चुनी जाती हैं और नीति बनती हैं और उनका क्रियान्वयन होता है। नीति बनती है और उनका बेहतरीन क्रियान्वयन होता है। हम भी हमारे दर्शकों से यही अपील करते हैं कि 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव है। लोकतंत्र के इस उत्सव में आप बड़े जोश और उमंग के साथ में हिस्सा लें। सर, आज आप इस प्रोग्राम में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम में आज के जनादेश 2023 के प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।